हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट एसएसटी चैप्टर नंबर 5 खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले खनिज होता क्या है, खनिज किसे कहते हैं, खनिज से आप क्या समझते हैं। एक शब्द से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। खनिज वो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। खनिज वो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और जिनकी अपनी एक रासायनिक संरचना होती है। क्या होती है? जिनकी अपनी एक रासायनिक संरचना, यानी कि अनेक प्रकार की खनिज पाई जाती है। अनेक प्रकार के खनिज होते हैं, उनके अंदर अलग अलग प्रकार के तत्व शामिल होते हैं और वो ही तत्व उनको एक दूसरे से अलग करते हैं, जिनके कारण उन्हें खनिज कहते हैं। और जैसे उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, लोहा, तांबा, चूना पत्थर इत्यादि। ये सभी क्या है कि खनिज के उदाहरण हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लोहा, तांबा और चूना पत्थर, यानी अनेक बहुत सारे तत्व हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम उनको यूटिलाइज करते हैं। आप भी घर में यूज करते हैं। जैसे कि हमारे खाने का नमक है, सोडियम क्लोराइड है, वो भी एक प्रकार का खनिज है जो समुद्री पानी से हमें प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से जो पेट्रोलियम है, जिनके बिना तो हमारा जीवन की जो यात्रा है वो ही रुक जाएगी। जैसे कोयला हो गया, उसी प्रकार से हमारे जो जितने भी उत्पाद बनते हैं, उन उत्पादों का जो अवसंरचना है, जो आधार है, वो आपकी जो लौह धातु है, ये बनती है। इसी प्रकार से जो तांबा है, जो आपके घरों में फैन पंखे चलते हैं, या आपकी जो मोटर है और है, बिजली के जो इलेक्ट्रिकल जितना भी सामान है उसमें इसका काम होता है। इसके अलावा जो चूना पत्थर है, उसका खेतों में डालने वाले फर्टिलाइजर के रूप में, या हमारे भवन निर्माण, इमारतों के निर्माण में चूना पत्थर से जो सीमेंट इत्यादि बनाई जाती है। तो इस प्रकार से जो खनिज है उनका हमारे जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा महत्व है और बहुत ही जो प्रकृति के द्वारा ये हमारे अमूल्य उपहार प्रदान किया गया है। इसके बाद में हम करते हैं कि आगे कि खनिज के प्रकार के बारे में, इसके बारे में यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके बाद बढ़ते हैं खनिजों के प्रकार या खनिज के प्रकार। खनिज के प्रकार में हम देखते हैं कि खनिजों के जैसे हम यहाँ पे दो प्रकारों का जिक्र करते हैं। नंबर 1 धात्विक खनिज, नंबर 2 आपका
है धात्विक खनिज। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि धात्विक धातु से बना है मेटल, तो ये आपका जो मिनरल्स है वो मेटेलिक मिनरल्स, और सेकेंडरी है वो आपका नॉन मेटेलिक मिनरल्स। धात्विक खनिज में भी फिर आगे इसके सब पार्ट बनते हैं। इसके अंदर से एक आता है आपका लौह धातु, और एक आ जाता है आपका एलो धातु, और तीसरा इसमें जाता है आपका एक आता है आपका लौह धातु, और एक आता है आपका एलो धातु। इसके बाद में आपका आता है अधात्विक खनिज। अब यहाँ पर आपके इसका वर्णन करने से पहले मैं आपको इसकी एक बार बता देता हूँ इसके बारे में कि धात्विक खनिज वो खनिज होते हैं जिनमें धातु का अंश पाया जाता है, जिनमें धातु का अंश पाया जाता है। जिनमें धातु का अंश पाया जाता है वो आपके क्या होते हैं? धात्विक खनिज। जैसे तांबा, चांदी, सोना, लोहा इत्यादि जितने भी धातुएं हैं उन सभी को हम धात्विक खनिज के नाम से जानते हैं। धात्विक खनिज जिनमें धातु का अंश पाया जाता है, जैसे तांबा, चांदी, सोना, लोहा। इसके अलावा हमारे घरों में अनेक प्रकार के बर्तन हम जो यूटिलाइज करते हैं वो सारे के सारे आप देखते हैं कि मोस्टली धातु से ही बने होते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है अधात्विक खनिज। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि अधात्विक खनिज वो खनिज होते हैं जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता। अधात्विक खनिज क्या होते हैं? जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता, इसे हम क्या कहते हैं? अधात्विक खनिज। जैसे पेट्रोलियम, चूना पत्थर, अमृत इत्यादि, ये सभी क्या है? वो तत्व है जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता, इसी इनको हमें अधात्विक खनिज कहते हैं। इससे एक धात्विक और अधात्विक की और जो खास बात ये होती है कि धात्विक खनिज को हम पिघलाकर, उसको गर्म करके, उसको पीटकर, उसको हम जिस रूप में चाहे उस रूप में हम डाल सकते हैं। जैसे कि हमारे घरों में यूज होने वाली बाल्टी है जो धात्विक है, उसकी धातु की बनी हुई वो बाल्टी है, और बर्तन है, वो सारे क्या होते हैं कि उनके अंदर अनेक प्रकार की और धातुएं मिलाकर और उनको अलग अलग टेम्परेचर पर डाला जाता है और वो हमारे घरों में यूज किए जाते हैं। तो धात्विक की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इनको जिस रूप में चाहे हम डाल सकते हैं। इसके अलावा दूसरा धात्विक खनिज क्या होते हैं कि ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? ये सुचालक होते हैं, यानी कि इनके अंदर से ऊष्मा आसानी से गुजर सकती है। और इसके अलावा जो धात्विक खनिज होते हैं उनके हम अनेक उपयोग में, अनेक रूप से उपयोग में लाती हैं। अब आती है बात अधात्विक खनिज की पहचान या कैसे। तो इसके अंदर आप देखोगे कि अधात्विक खनिज होते हैं, उनको अगर हम गर्म करके या पीट कर, कूट कर या ऐसे करने से हम उनको कोई रूप नहीं दे सकते। हम इनको अगर कोई रूप देना चाहते हैं तो वो इनको हम काट कर, तराश कर
या रगड़कर या घिसकर हम इनको अनेक रूप में हम डाल सकते हैं, उसके अंदर स्टोर रूप में को हम प्रयोग में कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अनेक प्रकार की जो पत्थरों से बनी हुई मूर्तियाँ होती है, या अपने आस-पास में जो चूना पत्थर होता है उसकी बनी हुई मूर्तियाँ बेचने वाले गाँव में लोग आते हैं, वो इसी प्रकार से उनको बनाते हैं एक सांचे में डालकर। अधात्विक खनिज ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अब ये हो गया आपका खनिज के प्रकार, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में फिर आता है आपका एक खनिज के अंदर एक आपका आता है लौह धातु, एक आता है एलो धातु। अब धात्विक अधात्विक का आपको फर्क पता लग गया। अब उसके बाद में भी धातु के अंदर भी कई प्रकार के जो तत्व है या वो धात्विक पाए जाते हैं। तो एक धातु पाई जाती है लोह धातु, जिसके अंदर लोहे का अंश पाया जाता है, जैसे खुद लोहा, निकिल, मैग्नीज इत्यादि। ये वो तत्व है जिनके अंदर लोह धातु पाई जाती है। एक वो तत्व होते हैं एलो धातु, जिनके अंदर लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती, उसको हम क्या कहते हैं एलो धातु। उसको हम क्या कहते हैं एलो धातु। एक होते हैं जो बहुमूल्य धातु, बहुमूल्य धातु कहते हैं, जिसके अंदर आपका सोना, चांदी, ये वो धातुएं हैं जो बहुत ही मूल्यवान होती है, बहुमूल्य धातुएं कहलाती हैं। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि ये आपके हैं वो जो धात्विक खनिज के आगे फिर सब पार्ट बनाए हमने, लौह धातु, एलो धातु और बहुमूल्य धातु। तो इस प्रकार से आपको खनिज के प्रकार के अंदर ये क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने खनिज के बारे में पढ़ा, खनिज क्या होते हैं, खनिज के प्रकार। उसके बाद में अब हमारा टॉपिक आता है, वो आता है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन से पहले बात करते हैं हम संसाधन की। संसाधन कोई भी वस्तु जो मनुष्य की जरूरतों को पूरा करती है, जो मनुष्य के काम आती है, उसे हम क्या कहते हैं संसाधन या रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि आपका ये बोर्ड, आपका ये चौक, ये डस्टर, या आपका पेन या बैग, या आपका स्कूल बेंच, ये सभी आपके रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा कोयला, पेट्रोलियम, लोहा, ये भी एक प्रकार के रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। ऊर्जा संसाधन वो संसाधन होते हैं, ऊर्जा संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उसे हम कहते हैं ऊर्जा संसाधन, जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो अब हम जिक्र करते हैं इसी के अंदर कि ऊर्जा संसाधन के भी कई प्रकार होते हैं। उसके अंदर ऊर्जा संसाधन के अंदर आता है नंबर 1 ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। एक आता है इसमें ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, जैसे नाम से पता चल रहा है आपका कि जो लंबे समय से चले आ रहे हैं, जो चल रहे हैं परंपरा के रूप में,
प्राचीन काल से ही जिनका यूज किया जा रहा है उनको हम क्या कहते हैं, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत ऊर्जा, ये सभी क्या है कि हम इनका लंबे समय से प्रयोग में ला रहे हैं, परंपरा ही चली आ रही है हमारी। तो इसको हम क्या कहते हैं, यानी कि ये जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो प्राचीन काल से ही हमारे दैनिक जीवन में हम उनको प्रयोग में ला रहे हैं। गैर परंपरागत का मतलब इसका अपोजिट, गैर परंपरागत का अपोजिट कि वो ऊर्जा के स्रोत जिनका अभी कुछ सालों के अंदर उपयोग में लाना शुरू किया है या जिनको अभी प्रयोग में यूज अभी करने लगे हैं, उनको बोलते हैं हम गैर परंपरागत स्रोत। जैसे सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, और एक आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण जिसको हम बोलते हैं बायोगैस। आज के दौर में बायोगैस का भी महत्व बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा गैर परंपरागत स्रोत हैं उनका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि गैर परंपरागत वो स्रोत हैं जिनको हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, जिनका नवीनीकरण या रिन्यूएबल होता रहता है। जबकि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वो स्रोत हैं जिनका एक बार यूज करने के बाद में दोबारा यूज करना पॉसिबल नहीं है, और पर्यावरण की दृष्टि से भी ये इतने ज़्यादा लाभदायक नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे कोयला और पेट्रोलियम का बहुत अधिक प्रयोग हुआ, उसी के कारण लगातार जो औद्योगिक क्रांति उसके बाद में हमारे पर्यावरण के अंदर CO2 और दूसरी हानिकारक गैसों का भी जो प्रतिशत है वो बढ़ता गया, जिसके कारण पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं भी पैदा होने लगी। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया ऊर्जा के संसाधन के अंदर ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत। इसके बाद में आता है आपका कि संसाधनों का संरक्षण। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि संसाधनों का संरक्षण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दौर में जो हमारी जरूरतें बढ़ रही है, जैसे बढ़ती जनसंख्या घटते संसाधन, उसी प्रकार से जो लगातार हमारे जो जनसंख्या बढ़ रही है जिसके कारण हमारी जरूरतें बढ़ रही है, वो चाहे भूमि की हो, चाहे हमारी और जरूरतें हो, चाहे खाद्यान्न की हो, चाहे धातुओं की, वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार से हमें खाद्य संसाधनों का संरक्षण करना बहुत ही जरूरी हो गया है आज के संदर्भ में, क्योंकि आज के संदर्भ में अगर संसाधनों का संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बचेंगे ही नहीं और हमारा पर्यावरण बहुत ज़्यादा दूषित हो जाएगा। तो इसलिए संसाधनों का संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम जो संसाधनों के जो परंपरागत स्रोत हैं उनका कम प्रयोग करके हमें जो संसाधन हमें सौर ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जो नवीकरणीय है, जिनका लगातार हम प्रयोग कर सकते हैं और कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, उनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा
प्रयोग करना होगा। इसी के अंदर एक आता है आपका सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत पोषणीय विकास विकास की एक ऐसी विचारधारा है, सतत पोषणीय विकास विकास की एक ऐसी संकल्पना है जिसके अनुसार संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करना जिससे हमारा विकास न रुके और आने वाली पीढ़ियों के लिए बचे रहे और पर्यावरण भी बचा रहे। तो यह एक ऐसी संकल्पना है सतत पोषणीय विकास जो आज के संदर्भ में एक किसी क्षेत्र का या किसी देश तक सीमित न होकर एक ग्लोबल इशू बना हुआ है कि संसाधनों का कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस भागदौड़ की जिंदगी में जो संसाधनों का दोहन हो रहा है उसके लिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम संसाधनों का एक इस प्रकार से उपयोग में लाएं ताकि उसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके और कम से कम उसकी खपत हो, और ताकि हमारा पर्यावरण भी बचा रहे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमारा जो संसाधन है वो बचे रहें। दैट्स ऑल।